Hi friends, I am C. Salma Khatun. Today we are going to study essay 200. Basically essay 200 क्या होता है वो हम समझेंगे, बट उससे पहले हम समझेंगे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग क्या होता है. Basically standards on auditing are the standards which we have to follow while doing auditing. Auditing मतलब standards एक ऐसी रूल्स है, रेगुलेशन से या प्रोसीजर से हम कह सकते हैं जो हमें ऑडिट करते टाइम फॉलो करने ही होंगे. बिकॉज अगर हम किसी भी एज एन ऑडिटर किसी भी ऑडिट का एज एन ऑडिटर किसी भी फॉर्म का अगर ऑडिट कर रहे हैं तो हमें स्टैंडर्ड्स फॉलो करने पड़ेंगे. तो वो स्टैंडर्ड्स हमें दिए गए हैं, उसे हमें फॉलो करना ही है और उसी अकॉर्डिंग हमारे ऑडिटिंग स्टार्ट होगी. ऐसे 200 जो है वो आपको ऑडिट क्या करना वो नहीं बताएगा, लेकिन आगे जो स्टैंडर्ड्स फॉलो करने हैं वो कैसे फॉलो करने हैं वो बताएंगे. सबसे पहले हम हेडिंग से स्टार्ट करते हैं और ऐसे 200 को समझने की कोशिश करते हैं. ऐसे 200 इज overall objective of an independent auditor and conduct of an audit in accordance with standards on auditing. अब ऐसे 200 अपने आप में ही 3 लाइन की हेडिंग है, बट आई कैन से अगर आपने ये हेडिंग हर एक टर्म टर्म का मतलब समझ लिया तो ऐसे भी अपने आप खत्म हो जाएगा. और ऐसे 200 ऐसा ऐसे जो डायरेक्टली क्वेश्चन में नहीं, एग्जाम में नहीं आएगा, बट इसके रेफरेंसेस हर एक एसेज में या फिर हम कह सकते हैं हर एक ऑडिट के क्वेश्चंस में आप डाल सकते हैं. बिकॉज दिस इज समथिंग वेरी बेसिक एंड विच यू हैव टू नो. सबसे पहले अगर हम ऐसे 200 पढ़ेंगे तो सबसे पहले हमारा आ रहा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव. किसी भी इंडिपेंडेंट ऑडिटर का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या होता है? तो एज एन ऑडिटर हमारा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव होगा कि हम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो चेक करें. क्यों चेक करें? ताकि हम इंश्योर कर सके कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने हैं वो एप्लीकेबल एफआरएफ के अकॉर्डिंग बने हैं और जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने हैं वो मटेरियल मिस स्टेटमेंट से फ्री है. अब अगर हम इधर देखेंगे तो हम ये देखेंगे कि एप्लीकेबल एफआरएफ क्या होता है. अब एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क होता है जो भी हम लोग रूल्स सेट्स या कंप्लायंस प्रोसीजर कह सकते हैं जो फॉलो करते हैं कंपनी, जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करती है, इंडेक्स फॉलो करती है, गैप फॉलो करती है, तो वो सारे जो है वो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में आएगा वाइल मेकिंग द बैलेंस शीट्स, नोट्स टू अकाउंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ये बनाते टाइम ये चीज यूज आएगी. एंड इन द सेम वे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो मटीरियल मिस स्टेटमेंट से अलग होना चाहिए. अब व्हाट इज मटीरियलिटी, व्हाट इज मटीरियल मिस स्टेटमेंट, वो अब हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे. उससे पहले हम एक बार डेफिनेशन या फिर ओवरऑल ऑब्जेक्टिव जो भी किसी भी कंपनी का होता है, जो भी हम ऑडिटर का होता है वो क्या होता है वो चेक कर लेते हैं. तो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव होता है चेकिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू इंश्योर दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट are in accordance with applicable financial reporting framework and free from material misstatement. Now, what is material misstatement? सबसे पहले हम पढ़ेंगे मटेरियल मिस स्टेटमेंट क्या होता है. तो मटेरियल मिस स्टेटमेंट से पहले हमें समझना होगा कि मटीरियलिटी क्या होती है. तो मटीरियलिटी इज समथिंग विच इफेक्ट द इकोनॉमिक डिसीजंस ऑफ द यूजर. मटीरियलिटी ऐसी चीज होती है जो आपके यूजर की इकोनॉमिक डिसीजन को इफेक्ट करती है, इन्फ्लुएंस करती है. बट द मटीरियलिटी इज द कॉन्सेप्ट विच डिफर फ्रॉम कंपनी टू कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन. लाइक अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, उससे समझने की कोशिश करते हैं क्वांटिटी वाइज में, आई मीन क्वांटिटी फाइनेंशियल टर्म में समझने की कोशिश करते हैं. से सपोज अगर हम किसी रिलायंस का ऑडिट कर रहे हैं तो उस रिलायंस का ऑडिट करते टाइम अगर हमें 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख का अगर कुछ भी मिस स्टेटमेंट मिलेगा तो क्या वो मटीरियल होगा उस कंपनी के लिए? द आंसर इज नो. वो मटेरियल इसलिए नहीं होगा क्योंकि 1 लाख एंड 2 लाख इज वेरी मिनिमल अमाउंट फॉर सच अ बिग कंपनी लाइक रिलायंस. बट एट द सेम टाइम अगर मैं एज अ सी ए सलमा खातून कल को अपनी कोचिंग सेंटर खोलती हूँ, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करती हूँ और स्टाफ रखती हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर, फर्नीचर, सब चीजें लगाती हूँ, बट अगर मेरे कोचिंग क्लासेस में अगर 1 लाख या 2 लाख का फ्रॉड हुआ तो क्या वो मेरे लिए मटेरियल होगा? द आंसर इज यस, वो मेरे लिए मटेरियल बिल्कुल होगा. क्यों होगा? क्योंकि मेरा इन्वेस्टमेंट जिस हिसाब से है मेरी इन्वेस्टमेंट में मटेरियलिटी डिफर करेगी. तो इट्स बेसिकली डिपेंड्स फ्रॉम कंपनी टू कंपनी एंड ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, पर्सन टू पर्सन, एंड आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड द टर्मिनोलॉजी. ठीक है. नाउ द वी विल अंडरस्टैंड द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव. Now, what is next? Now we will study some additional points जो कि by default इसका nature होता है. What is the additional points जो कि हमें मालूम होना चाहिए as a statute, as an auditor or as a CA student, we should know this thing
That is first point. Auditor should be treated as statutory auditor. Means अगर आपको कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है या कोई भी क्वेश्चन में लिखा रहा है, सपोज यू आर एन ऑडिटर ऑफ दिस कंपनी दैट कंपनी, मतलब यू आर नॉट considered as an internal auditor or concurrent auditor or some other auditor, you just have to consider yourself as a statutory auditor. तो आपको अपने आप को हमेशा से statutory auditor ही consider करना while giving any answer to any question, and in real life also statutory auditor is like external auditor. ठीक है, तो you have to keep this in your mind. Now what is second additional point? The second additional point is auditor mandatorily needs to make agreement. Auditor को बहुत जरूरी है कि जब वो किसी भी ऑडिट में जा रहा है तो उसके लिए एग्रीमेंट हो. नाउ व्हाट इज द थर्ड पॉइंट? एंड द थर्ड पॉइंट इज ऑडिटर गिव्स रीजनेबल एश्योरेंस because of inherent limitations. Now guys, we have to understand this thing, that as an auditor we cannot give absolute assurance because of some limitations, some inherent limitation which auditor always have. We cannot give absolute assurance but only can give reasonable assurance. एंड द रीजन इज इनहेरेंट लिमिटेशंस. अब वो इनहेरेंट लिमिटेशंस क्या है हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे. सी, इनहेरेंट लिमिटेशन आपको एज अ सीए स्टूडेंट, एज एन ऑडिटर पता भी होना चाहिए. प्लस इन योर एग्जाम्स ऑल्सो कभी कभार इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटर का डायरेक्ट 3 मार्क का 4 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है, तो वहां पे भी आपको पता होना चाहिए. अब तो एमसीक्यूज आ गए तो उसमें भी 1-2 मार्क एमसीक्यूज आ जाते हैं. तो एज अ सीए स्टूडेंट you should have knowledge of everything, and we are going to study everything here. Okay. Okay guys, we are now trying to understand what are the objectives of auditor, because अगर हम auditor है तो हम as an auditor हमारा objective क्या है, एक conclusion part तो निकलेगा ही ना. Suppose you are going to a company and you are auditing and you are doing the things, तो उसका मतलब क्या है, मतलब उसका reason क्या है audit करने का और आपका conclusion क्या है. तो as an auditor हम audit करते हैं to give reasonable assurance. और रीजनेबल एश्योरेंस में हम क्या बताते हैं कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो मटेरियल में से स्टेटमेंट से फ्री है या नहीं है. और साथ ही साथ अगर हम श्योर होते हैं या फिर कंफर्मेटिव रहते हैं कि हाँ फ्री फ्रॉम मटेरियल में से स्टेटमेंट है, फ्रॉड या एरर नहीं है, तो उस हिसाब से हम अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करते हैं. सी गाइस, जो भी हम ऑडिट करते हैं, ऑडिट प्रोसीजर्स, ऑडिट प्रैक्टिसेस एंड गोइंग टू द कंपनी and doing the audit and giving the opinion, these all are going to come in next essays. Like this essay is not going to use helpful for your audit procedure, but how you have to do audit वो ये standard बताएगा. बाकी audit documentations हैं जो ऐसे 230 में आता है, audit evidences है ऐसे 500 की लाइन में आता है, audit opinion है. As an auditor you always have to give opinion, modified, unmodified, whatever the opinion you are going to give. वो सब चीजें आगे आएंगी. अभी हम सिर्फ हाल फिलहाल ऑब्जेक्टिव समझना चाह रहे हैं. और इस स्टैंडर्ड का तो मैं आपको कहूंगी कि मैंने खुद के नोट्स बनाए हैं, 3-4 पेजेस के हैं, छोटे से नोट्स हैं. ये आप बाय हार्ट कर लीजिएगा और हर एक चीज आपको आनी चाहिए, सो दैट in each and every question of standards you can use essay 200 and you can use all these terminology because it is going to help you. अब हमने ऑब्जेक्टिव तो समझ लिया है कि हम ओपिनियन देने के लिए रीजनेबल अश्योरेंस देते हैं कंपनी को कि फ्री फ्रॉम मटेरियल स्टेटमेंट है या नहीं है. अभी एक बार हम डेफिनेशन भी रीड कर लेंगे, लेकिन हाउ टू अचीव ऑब्जेक्टिव एक बार ये भी समझ लेते हैं. तो एज एन ऑडिटर हाउ वी आर गोइंग टू अचीव ऑब्जेक्टिव ये भी हमें देखना है. तो सबसे पहले क्या करेंगे, एज एन ऑडिटर जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनेजमेंट ने प्रिपेयर करे वो हम चेक करेंगे कि वो एप्लीकेबल एफआरएफ के अकॉर्डिंग है या नहीं है. उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एज एन ऑडिटर वी आर गोइंग टू डिसाइड द स्कोप, कि हमारा स्कोप कितना है. फिर हम जो प्रमाइज है क्लाइंट का वो विजिट करेंगे, इंक्वायरी करेंगे अपनी जो भी, बिकॉज वी आर गोइंग टू बी एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर, तो हम लोग प्रोफेशनल जजमेंट वगैरह सब यूज करेंगे और उस हिसाब से प्रमाइजेस को हेल्प करेंगे. 1 मिनट. तो और प्रोफेशनल जजमेंट और इंक्वायरी करने के बाद हम सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस यूज करेंगे, रीजनेबल एश्योरेंस देंगे, और जब सब कुछ हो जाएगा थ्रू कंडक्टिंग ऐसे हम एक ओपिनियन इशू कर देंगे. और वो ओपिनियन हम कैसे इशू करेंगे, वाया ऑडिट रिपोर्ट. नाउ लेट्स स्टडी द डेफिनेशन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट. 1 सेकेंड. What is definition of objective? Let's read once. The definition of objective is to obtain reasonable assurance about whether financial statement as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, hereby enabling the auditor to express
an opinion whether financial statement are prepared in all material respect in accordance with an applicable FRF. आप definition देखेंगे जो मैंने समझाया exactly वही लिखा हुआ है, but for your better understanding or for writing an exam, for better writing in your exams, आपको ये definition at least आप ऐसा कि ऐसा याद कर लें, because it is going to help you in whole audit paper. And see guys, I'm making this video for IPCC students, but अगर आप चाहते हैं CA final के students भी देखना तो of course you can see, because ये आपको भी बहुत help करेगा और आपकी basic terminology को clear करेगा. Now the next thing is how to achieve objective. तो हाउ टू अचीव ऑब्जेक्टिव का जो प्रोसीजर एक बार हम रीड कर लेते हैं, मैंने आपको समझा तो दिया ही है. फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय द मैनेजमेंट आर एज पर एप्लीकेबल FRF. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज ऑडिटर डिसाइड स्कोप एंड विजिट प्रेमाइस ऑफ क्लाइंट बाय इंक्वायरी एंड यूजिंग प्रोफेशनल जजमेंट. आपको अपने क्लाइंट के प्रेमाइस पे विजिट करना है, इंक्वायरी करनी है, अपने प्रोफेशनल जजमेंट यूज करना है. व्हाट इज प्रोफेशनल जजमेंट? प्रोफेशनल जजमेंट इज समथिंग which is the knowledge or experience which an auditor is going to have while doing the audit. इसका एग्जांपल अगर हम देखना चाहें तो मटीरियलिटी हो सकता है, ऑडिट रिस्क हो सकते हैं, नेचर टाइमिंग एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर हो सकता है, साई हो सकता है. साई मीन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट इज बाय यूजिंग प्रोफेशनल जजमेंट हम लोग साई ऑब्टेन करेंगे. साई इज सफिशिएंट एंड ऑडिट appropriate audit evidence. This is we are going to study in SA 500 also, but अभी के लिए समझने के लिए इतना काफी है. And reasonable assurance by conducting SA for issuance of an audit report, ताकि हम audit report issue कर सकें. So this is the method or the procedure how to achieve objective. This is not very much important, but you can go through once. See, this is my handwritten notes. I know this is not quite understandable, but I'll make it very much clear in next video. I'll make sure this. Now, what is the next thing we are going to study is, yeah, we have left with one point, that is inherent limitation of auditor. Inherent limitations क्या है auditor की? As an auditor आप खुद सोच के बताइए कि आपकी क्या क्या limitations हो सकती है. Say suppose आप किसी कंपनी में जा रहे हैं, उस कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं, तो आपको क्या क्या limitations फील होगा एज एन ऑडिटर. आप ऑडिटर हो, आप कंपनी में जा रहे हो, आप खुद सोच के बताइए. सोचिए. सबसे पहले अगर आप सोचेंगे तो सबसे पहले हो सकता है टाइम मैनेजमेंट. सी, अगर हम किसी भी कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं तो हम लोग का टाइम कांस्टेंट हमेशा रहेगा. व्हाई? बिकॉज सी, अगर एज एन ऑडिटर, एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, इफ यू आर गोइंग टू ऑडिट अ फर्म, तो वी आर चार्जिंग सम मनी. फ्री में तो कोई करेगा नहीं, डिग्री लिए तो मनी तो लेंगे. तो आपकी जो चार्जिंग फीस है, जितना आपने फीस लिया है, फिर टाइम स्लॉटमेंट है, उसमें आपको पूरी कंपनी का ऑडिट करना है. तो पूरी कंपनी का अगर आपको ऑडिट करना है तो आप इतनी बड़ी कंपनी का एक लिमिटेड टाइम में ऑडिट तो कर नहीं पाओगे. या फिर आपकी फीस से सपोज अगर किसी की 50,000 है और काम आपका 2 लाख का है, तो ऑब्वियसली आप 2 लाख का काम 50,000 में नहीं देने वाले ना. तो टाइम कांस्टेंट इज गोइंग टू बी देयर ऑलवेज. ये कांस्टेंट अंडरस्टूड है, कोई आपको बताएगा नहीं, लेकिन वो हमेशा रहेगा. सेकेंड जो लिमिटेशन आती है वो हमारी ट्रांजेक्शन की आती है कि नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कैसा. एज एन ऑडिटर हमारा करने का तरीका सब अलग रहता है, बट मैनेजमेंट अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर कर रहा है वो हमें देखना है. और मैनेजमेंट जब अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहा है तो उस प्रिपरेशन के टाइम पे वो क्या अकाउंटिंग एस्टिमेट्स यूज कर रहा है. क्या सी, हमारे हिसाब से हमारे डिसीजंस अलग होंगे, बट कंपनी टू कंपनी इट इज गोइंग टू डिफर. उनकी कंपनी के हिसाब से कौन से अकाउंटिंग एस्टिमेट्स लेने हैं, कौन से डिसीजन जो कि सब्जेक्टिव होने वो लेने हैं, वो वही बताएंगे, हम नहीं बता सकते ना. तो इट इज वन ऑफ द कॉन्स्टेंट और वन ऑफ द लिमिटेशन वी कैन सी. अगर थर्ड पॉइंट देखा जाएगा तो वो होगा ऑडिट प्रोसीजर का नेचर, कि हमको क्या होता है कि ऑडिट प्रोसीजर जो हम फॉलो कर रहे हैं उसका नेचर जो भी है. कंप्लीट ऑडिट प्रोसीजर फॉलो करते टाइम हम जब मैनेजमेंट से चीजें मांगते हैं, डिटेल्स मांगते हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगते हैं, तो वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने में बहुत टाइम लगा देते हैं. इतना इजी नहीं है एज एन ऑडिटर वहाँ जाके काम करना. बिकॉज क्या होता है कि हम आज एक चीज कर रहे हैं, मेल कर रहे हैं, रिमाइंडर दे रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, बट हाफ ऑफ द टाइम तो ऐसे ही चला जाता है, देंगे करेंगे, तो उसमें बहुत टाइम जाता है. तो नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉन्स्टेंट. और जो लास्ट और मेन तो नहीं कह सकते, लेकिन जो लास्ट हमारा एक और लिमिटेशन है वो फ्रॉड आता है. अब फ्रॉड क्या होता है कि एज एन ऑडिटर हम नए ऑडिटर अपॉइंट हुए हैं. अब कंपनी 20 साल पुरानी, 25 साल पुरानी, 30 साल पुरानी, अब उसी कंपनी के मैनेजमेंट फ्रॉड में इन्वॉल्व है, डीप डाउन इतना ज्यादा इन्वॉल्व है कि हमारा
बस में ही नहीं कि हम उसे डिटेक्ट कर सके। तो एज एन ऑडिटर हम जाएंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हुआ, थोड़ा बहुत जो भी कुछ हुआ हम वो चेक करेंगे और हम आ जाएंगे, लेकिन डीप डाउन क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो हमें पता ही नहीं लगेगा। तो देयर आर लिमिटेशंस विच आर दिस। ठीक है, नाउ लेट्स गो थ्रू वंस। दिस इज इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिटर। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट बताया था, लिमिटेड टाइम, टाइम कांस्टेंट रहेगा। सेकंड रहेगा हमारा नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, दैट इज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में हम लोग ने एग्जांपल देख लेते हैं। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्वॉल्व्स जजमेंट बाय मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट का जजमेंट रहेगा, तो वो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन डिफर करेगा, जो कि हमें समझने में टाइम लगेगा। हमें कुछ चीजें तो समझ में नहीं आएगी या फेक टाइप लगेगी, जो भी है। तो एज एन ऑडिटर हमें तभी देखना पड़ेगा। जिसके एग्जांपल हम अकाउंटिंग एस्टिमेट्स ले सकते हैं, सब्जेक्टिव डिसीजंस ले सकते हैं। थर्ड इज नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, दैट इज मैनेजमेंट डू नॉट प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन, वी हैव टू गैदर इंफॉर्मेशन। अब मैंने आपको बताया था मैनेजमेंट बहुत ज्यादा नाटक करती है, फिर बताती भी है तो बहुत टाइम लेके बताती है, और एज एन ऑडिटर हमारे पास इतना टाइम रहता नहीं है, या फिर हमारी फीस या हमारे अदर जो चीजें हैं वो हम अलाउ नहीं करती कि वी शुड पुट दैट मच टाइम। तो नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर इज आल्सो इनहेरेंट लिमिटेशंस। और फोर्थ जो है फ्रॉड, वो मैंने बताया था, फ्रॉड इन्वॉल्व्स केयरफुली डिजाइंड स्कीम्स टू कंसील इट। अब फ्रॉड क्या इन्वॉल्व करता है, बहुत, मैं आपको बता रही हूँ ना कि बहुत पुराने पुराने फ्रॉड्स भी रहते हैं कंपनी में जो मैनेजमेंट करती है, तो वो हमारे पास का है ही नहीं एज एन ऑडिटर, बिकॉज वी हैव लिमिटेड टाइम, उसके ऊपर हमें इतनी चीजें चेक करनी है, और फ्रॉड फिर इतना बड़ा भी होता है, कभी कभी रिस्की भी होता है, तो ऑडिटर में नॉट बी एबल टू डिटेक्ट देम। तो बहुत बार ऐसा होता है हम नहीं डिटेक्ट कर पाते हैं। तो इनहेरेंट लिमिटेशन, आई होप यू गाइज आर अंडरस्टैंड, बट सी दिस इज द एग्जाम क्वेश्चन, दिस कैन कम्स इन योर एमसीक्यू आल्सो। तो हम एक बार रीड कर लेते हैं। 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट है, क्या पॉइंट है आपको एक बार समझना, ध्यान रखना। टाइम का पॉइंट आएगा, टाइम पॉइंट आएगा ही आएगा। टाइम कांस्टेंट रहेगा, लिमिटेड टाइम रहेगा, टाइम कांस्टेंट, लिमिटेड टाइम। उसके अलावा दो चीज जो है वो नेचर से रिलेटेड है। नेचर किस किस चीज का रिलेटेड होगा, एक तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का नेचर चेक करना है, एक ऑडिट प्रोसीजर का नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, दैट वी कैन सी ऑल्सो ट्रांजेक्शन ऑल्सो, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। थर्ड नेचर किसका, ऑडिट प्रोसीजर, ऑडिट प्रोसीजर, ऑडिट प्रोसीजर। एंड फोर्थ इज फ्रॉड, फ्रॉड, फ्रॉड। 4 पॉइंट्स आर देयर, लिमिटेड टाइम, फ्रॉड, नेचर, नेचर में ऑडिट प्रोसीजर, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर एंड नेचर ऑफ ट्रांजेक्शंस। ठीक है, आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड दिस मच। अब नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ऐसे 200 का हमारा था कि हेडिंग था ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स इन ऑडिटिंग। तो हम ओवरऑल ऑब्जेक्टिव तो समझ ही चुके हैं। अब कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट है, वो स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग के अकॉर्डिंग होना चाहिए। सी, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव हमने पढ़ लिया, इंडिपेंडेंट ऑडिटर। अभी हम एथिकल रिक्वायरमेंट्स क्या होते हैं वो पढ़ लेते हैं, वो आपको इंडिपेंडेंट ऑडिटर समझने में हेल्प करेगा। वेट अ मिनट, जस्ट अ सेकंड, या हियर इट इज। इंडिपेंडेंट ऑडिटर के लिए हम ये सारी चीजें देख सकते हैं। इंडिपेंडेंट ऑडिटर मीन्स व्हाट, इंडिपेंडेंट ऑडिटर शुड बी इंडिपेंडेंट, एंड इंडिपेंडेंट हम इन सब चीजों से समझेंगे। व्हाट आर द एथिकल रिक्वायरमेंट्स रिलेटिंग टू ऑडिट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑडिट के लिए जो ऑडिटर है उसको ये सारे एथिकल रिक्वायरमेंट फुलफिल करने पड़ेंगे, और अगर उसने ये सारे एथिकल रिक्वायरमेंट फुलफिल कर दिए तो वो इंडिपेंडेंट है। सबसे पहले है इंटीग्रिटी। इफ अ पर्सन इज ऑनेस्ट और हैव सम स्ट्रॉन्ग मॉरल प्रिंसिपल, तो उसको कोई प्रॉब्लम आने नहीं वाली है, उसकी इंटीग्रिटी स्ट्रांग होनी चाहिए। सेकंड इज ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी वी all understood the point by its name only, that is not biased, means your opinion should not be biased. You have to give you have to give your opinion as an independent auditor. Third is professional competence and due care. You should have your competence and due care. ये दो पॉइंट्स को हम इससे भी समझ सकते हैं, प्रोफेशनल नॉलेज एंड स्किल। अगर आपको प्रोफेशनल नॉलेज होगी और स्किल होगा तो आप ऑब्जेक्टिविटी और प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट इज कॉन्फिडेंशियलिटी। एज एन ऑडिटर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट या बहुत सारी चीजें शेयर की जाती है कंपनी की, जो कि कॉन्फिडेंशियल होती है, जो कि लीक नहीं हो सकती, और उस कॉन्फिडेंशियलिटी का ध्यान आपको रखना है। लास्ट इज प्रोफेशनल बिहेवियर, दैट इज वी कैन से एटिकेट्स इन वर्क प्लेस। अगर आप अपने वर्क प्लेस पे है तो आपको कैसे बिहेव करना है। तो एज एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर और एज अ नॉर्मल पर्सन ऑल्सो यू शुड नो कि आपको अपने वर्क प्लेस पे कैसे बिहेव करना, दैट शोज योर प्रोफेशनल बिहेवियर। एंड एज अ सीए वी नीड टू फॉलो ऑल दिस एथिकल रिक्वायरमेंट्स, and these all are considered an independent auditor का term also. ठीक है, now there are many terminology which are very important to understand. सबसे पहले हम ये पॉइंट समझ लेते हैं कि 6 पॉइंट में लिखा है रिक्वायरमेंट और एस्पेक्ट्स टू बी कंसिडर व्हाइल परफॉर्मिंग ऑडिट। अगर हम ऑडिट कर रहे हैं तो कौन कौन से एस्पेक्ट्स या रिक्वायरमेंट कंसिडर किए जाते हैं, तो ये भी एक एग्जाम क्वेश्चन है।
अगर ये एक एग्जाम क्वेश्चन है तो आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहला हम उसमें चेक करेंगे एथिकल रिक्वायरमेंट। नाउ सेकंड इज प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्या होता है? प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म एज एन ऑडिटर आपके लिए बहुत जरूरी है कि आपके अंदर प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म हो। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म इज नथिंग बट एज एन ऑडिटर यू शुड ऑलवेज हैव अ क्वेश्चनिंग माइंड। अगर मैनेजमेंट आपके पास बता रहा है और आपको बता रहा है ये पॉलिसी हम फॉलो करते हैं, ये प्रोसीजर फॉलो करते हैं, ये गाइडलाइंस फॉलो करते हैं, ये मटेरियलिटी है, ये हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं, तो आपको सर झुका के हाँ हाँ ये सर नहीं करना है। आपको वो चीज समझनी कि अगर आप ऐसा करते हो तो ऐसा क्यों करते हो, और अगर ऐसा करते हो तो ऐसा क्यों नहीं करते हो। यू शुड ऑलवेज हैव एन एक्टिव माइंड एंड क्वेश्चनिंग माइंड। ऐसा नहीं वो बोल रहे हो आप हाँ में हाँ मिला रहे हो, आपको अपना दिमाग चलाना है। आपको इतनी बड़ी डिग्री दी जाती है या फिर सीए आपको, या आप किसी कंपनी का financial statement या audit संभाल रहे हो, that means you should have that much knowledge and you should have that activeness in your mind। तो वो चीज आपको पूछनी है, हाँ में हाँ नहीं मिलाना है। आपको जहाँ दिक्कत लगे, जहाँ आपको ऐसा लगे कि नहीं मुझे यहाँ पूछने की जरूरत है, बताने की जरूरत है, तो आपको पूछना है। और मैं तो कहती हूँ हर एक चीज आप पूछो, क्योंकि पूछोगे तभी तो आपको समझेगा ना कि क्या चल रहा है कंपनी में। तो एक बार हम इसकी भी डेफिनेशन यहाँ बोलते हैं, इसकी भी लैंग्वेज पढ़ लेते क्या होता है। What is professional skepticism? That question other audit evidence, like questions the reliability of documents and respond to inquiries। ठीक है, ये हमने बहुत ही ऑडिट टर्म में लिख लिया, बट जो मैंने आपको समझाया इसका मतलब वही है कि डॉक्यूमेंट्स की रिलायबिलिटी चेक करनी, और जो भी इंक्वायरीज आपने की उसका रिस्पॉन्डेंट रिस्पॉन्ड क्या मिल रहा है आपको, वो चेक करना। ना व्हाट इज प्रोफेशनल जजमेंट? एज एन ऑडिटर वी ऑल हैव प्रोफेशनल जजमेंट। अब वो प्रोफेशनल जजमेंट ना डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस के हिसाब से। ये मैंने आपको पहले समझाया था, तो आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको ध्यान में रहना चाहिए चीज। हम एक बार रीड कर लेते हैं। Based on knowledge and experience, as per facts and circumstances, it's necessary to make proper decision during audit। तो प्रोफेशनल जजमेंट मतलब क्या होता है? एज अ प्रोफेशनल हम जजमेंट दे रहे हैं, ओपिनियन दे रहे हैं, तो वो हम ऑडिट करते टाइम देते हैं। अब वो जो प्रॉपर डिसीजन या हम देते हैं वही हमारी प्रोफेशनल जजमेंट कहलाता है एज पर फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस। ठीक है। नो नेक्स्ट इज साई एंड ऑडिट रिस्क। साई तो आपको मैंने बताया है, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। जो भी ऑडिट एविडेंस हमें मिलते हैं उसकी बेस्ड पे ही हम ओपिनियन देते हैं, और जो ऑडिट एविडेंस हमें मिलते हैं वो सफिशिएंट भी होना चाहिए एंड एप्रोप्रिएट भी होना चाहिए। सफिशिएंट इज बेस्ड ऑन क्वांटिटी टर्म्स एंड एप्रोप्रिएट बेस्ड ऑन क्वालिटी। मतलब जो क्वांटिटी चाहिए, जितना अमाउंट चाहिए वो भी बराबर होना चाहिए। एट द सेम टाइम क्वालिटी नीड्स टू बी मेंटेन, क्वालिटी भी एज इट इज रहनी चाहिए। नाउ व्हाट आर ऑडिट रिस्क? अब ऑडिट रिस्क, ऑडिट रिस्क क्या होता है ये हमको समझ में आना चाहिए। ऑडिट रिस्क इज समथिंग व्हिच गिव्स एन इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट और नॉट। तो एज एन ऑडिटर हम ओपिनियन तो देते हैं, बट वो उस ओपिनियन में हमेशा ऑडिट रिस्क रहता है, क्योंकि हम हमेशा रीजनेबल एश्योरेंस देते हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है मटेरियल मिस स्टेटमेंट से फ्री है या नहीं फ्री है, उसका रिस्क हमेशा रहता है। और वो रिस्क हमने 3 टाइप में डिवाइड करा है, दैट इज इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क, डिटेक्शन रिस्क। पहले मैं आपको समझा देती हूँ व्हाट इज इनहेरेंट रिस्क। इनहेरेंट रिस्क इज रिस्क दैट अगर हमारी कंपनी या फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कंट्रोल्स है ही नहीं, तो अगर कंट्रोल्स है ही नहीं तो रिस्क रहने ही वाला है, तो वो इनहेरेंट रिस्क रहेगा। सेकंड है कंट्रोल रिस्क। रिस्क है मतलब सॉरी कंट्रोल्स हैं, बट कंट्रोल्स जो है वो इतने इफेक्टिव नहीं है, और उसके इनफेक्टिविटी की वजह से कंट्रोल रिस्क रहने वाला। थर्ड है रिस्क है सॉरी कंट्रोल्स हैं, कंट्रोल्स इफेक्टिव भी हैं, बट सब कुछ प्रॉपर होने के बाद भी रिस्क डिटेक्ट हो रहे हैं, तो वो रिस्क हमेशा रहने वाले। तो दीज आर द काइंड ऑफ रिस्क विच इज गोइंग टू बी देयर। हम एक बार रीड कर लेते हैं। Second है first है inherent risk, that is error or omission in a financial statement due to factors other than failure of internal controls। क्यों क्या error और omission से financial statement में वो inherent risk में आएगा? इंटरनल कंट्रोल्स के फेलियर के अलावा, मींस जो भी इंटरनल कंट्रोल्स में फेलियर है उसको छोड़ के अगर देखा जाए तो जो भी एरर और ओमिशन आ रहा है वो इनहेरेंट में आएगा। सेकंड है कंट्रोल रिस्क। Control risk is probability that financial statements are materially misstated due to failures in system of controls used by a business। Controls हैं बट वो controls fail हो चुके हैं, जिस वजह से financial statement में material misstatement होने की probability है, वही control risk कहलाता है। I hope you guys understood। Next is detection risk। An auditor fails to find material misstatement that exist in entity's financial statement। कंट्रोल्स भी था और हम लोगों ने ऑडिट परफॉर्म भी किया, बट ऑडिट परफॉर्म करने के बाद भी मटेरियल में से स्टेटमेंट जो भी था फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो हम नहीं
निकाल पाए हो, उसमें हम फेल हो गए, वो आएगा हमारा डिटेक्शन लिस्ट में। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद ऐसे। अब ये जो पॉइंट वो इसमें भी आ रहा है, किसमें आ रहा है, रिक्वायरमेंट और एस्पेक्ट्स, जो भी एस्पेक्ट्स है हम कंसिडर कर रहे हैं ऑडिट परफॉर्म करते हुए वो भी आ रहा है। और हमारा ये जो हेडिंग था ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर, ये तो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब एंड कंडक्ट इन एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद ऐसे, तो वो ऐसे हमें यहाँ फॉलो करने में स्टडी वन थिंग इन अकॉर्डेंस विद ऐसे जो हम ऑडिट कंडक्ट कर रहे हैं उसमें सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कंप्लायंस विद ऐसे, मतलब जो भी स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग हमारे ऊपर एप्लीकेबल है वो कंप्लाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है हमारे ऊपर, मीन्स कंपनी के ऊपर जो भी स्टैंडर्ड्स लग रहे हैं वो कंप्लाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, मतलब बोलने को डॉक्यूमेंटेशन सब है और सारे स्टैंडर्ड्स फॉलो हो रहे हैं वो सब हो रहा है, लेकिन अगर हम नहीं कर रहे तो वो दिक्कत है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज ऑब्जेक्टिव्स स्टेटेड इन इंडिविजुअल ऐसे, जो भी इंडिविजुअल ऐसे में ऑब्जेक्टिव्स हैं वो फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, दैट आर वी आर गोइंग वी नीड टू स्टडी। सेकेंड पॉइंट इज ऑब्जेक्टिव स्टेटेड इन इंडिविजुअल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, जो भी हर एक इंडिविजुअल ऐसे में जो भी ऑब्जेक्टिव लिखा है वो हम फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे वो देखना है, वेदर एडिशनल प्रोसीजर रिक्वायर्ड और नॉट, वो हम आगे पढ़ेंगे, लाइक कंप्लायंस प्रोसीजर होता है, सब्सटैंडिव प्रोसीजर होता है, वो सब आगे पढ़ेंगे। लेकिन अगर एज पर कंपनी हमें रिक्वायरमेंट है एडिशनल प्रोसीजर की तो वो हम फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे वो चेक करना है, साई ऑब्टेन किया है नहीं किया वो चेक करना है। सी पॉइंट है कंप्लाइंग विथ रेलेवेंट रिक्वायरमेंट्स, ऐसे के एंटायर ऐसे इज नॉट रेलेवेंट हमने इसलिए लिखा है क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे हैं ना 720 तक जा रहे हैं, लेकिन सारे ऐसे आपकी कंपनी में एप्लीकेबल हो रहे नहीं हो रहे वो नहीं पता, बट जितने एप्लीकेबल हो रहे हैं वो सारों की रिक्वायरमेंट फुलफिल करना जरूरी, सारों की करना जरूरी नहीं, आपका जो कंपनी जो फर्म है जो ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके जितना रिक्वायरमेंट है जितना एप्लीकेबिलिटी वही करना, सारे ऐसे तो लगाते बैठेंगे नहीं। अब नाउ द लास्ट पॉइंट विच यू हैव टू स्टडी, विच यू आर गोइंग टू स्टडी फॉर ऑडिट कंडक्ट करते टाइम, दैट इज फेलियर टू अचीव एन ऑब्जेक्टिव। अगर आप ऑब्जेक्टिव जो है ऑडिटर की वो फेल करते हो यानी कि आप अचीव नहीं कर पाते हो तो उसमें उस चीज में क्या सीन रहेगा, तो फर्स्ट पॉइंट है प्रिवेंट ऑडिटर फ्रॉम अचीविंग ओवरऑल ऑब्जेक्टिव। अगर आप एज एन ऑडिटर अपना ऑब्जेक्टिव ही अचीव नहीं कर पा रहे हो तो आप दो ही चीज कर सकते हो, तीसरी चीज की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, दैट इज नेसेसिटेट मॉडिफाइड ओपिनियन और विथड्रॉ फ्रॉम एंगेजमेंट। एज एन ऑडिटर अगर आप अपना ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर पा रहे हो तो या तो आप नेगेटिव रिपोर्ट दोगे, मॉडिफाइड रिपोर्ट दोगे, अनमॉडिफाइड रिपोर्ट क्लीन रिपोर्ट आप दे ही नहीं सकते, क्यों नहीं दे सकते, बिकॉज आप सेटिस्फाइड ही नहीं हो। एज एन ऑडिटर जब आप किसी चीज की ऑडिट कर रहे हो मतलब आप उसकी उस चीज के लिए जिम्मेदार हो, वो चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हो कि हाँ मैंने ऑडिट की है और आपके ट्रस्ट के ऊपर बाकी काम हो रहे हैं कंपनी में, तो या तो आप सेटिस्फाइड हो नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव नहीं दे पा रहे हो तो आपको या तो मॉडिफाइड ओपिनियन देना पड़ेगा, और अगर आपको मॉडिफाइड ओपिनियन मैनेजमेंट नहीं देने दे रहा है देन आपको क्या करना पड़ेगा, विदड्रॉ फ्रॉम एंगेजमेंट, अपने हाथ खड़े कर दो भाई मैं नहीं कर रहा, क्योंकि आपको करना ही नहीं है, आप कर ही नहीं पाओगे, कर क्या नहीं पाओगे मतलब आप वो हेडेक लेके नहीं चल सकते। और नेक्स्ट पॉइंट जो है कंडक्ट इन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद ऐसे में वो है सिग्निफिकेंट मैटर फॉर डॉक्यूमेंटेशन, और जो भी आपको जरूरी लगे वो आप डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हो। सी ऐसे 230 में ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन आते हैं जिसमें वो आपके पर्सनल वर्किंग पेपर्स होते हैं वो हम आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन से तो फिलहाल के लिए अगर देखा जाए तो हम जो फिफ्थ पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद ऐसे, ऐसे के अकॉर्डिंग आप कंडक्ट कर रहे हो अपना ऑडिट और उसे पूरा कर रहे हो। ये 4 पॉइंट में डिवाइड हुआ था, कंप्लायंस देख लिया हमने, ऑब्जेक्टिव देख लिया, फिर रेलेवेंट रिक्वायरमेंट देख लिया, और अगर फेलियर है तो दो चीज करेंगे, या तो मॉडिफाइड ओपिनियन देंगे या फिर विड्रॉ कर लेंगे अपने आप को। ठीक है, अब क्वेश्चन बैंक एक बार हम रीड कर लेते, क्वेश्चन हमने सारे कवर कर लिए। सी फाइनल लेवल पे तो क्वेश्चन आता नहीं है ऐसे 200 से, लेकिन आईपीसीसी लेवल पे आ जाता है, और आता है तो ये 3 क्वेश्चन में से ही एक क्वेश्चन आता है। सबसे पहले है डिस्कस लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं, अगर मेरे ख्याल से आपको याद आ रहा होगा 4 पॉइंट मैंने याद कराए थे, टाइम नेचर एंड फ्रॉड टाइम क्या है, लिमिटेड है, टाइम कांस्टेंट है, नेचर में क्या है, दो चीज का नेचर चेक करना है, ट्रांजेक्शन्स का फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का नेचर चेक करना है, और आपको चेक करना है ऑडिट प्रोसीजर का, एंड लास्ट इज फ्रॉड तो फ्रॉड आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट इज एज पर रेलेवेंट ऐसे ऑडिटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग एन ऑडिट ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म थ्रू आउट द ऑडिट, डू यू एग्री और नॉट, तो इसमें आपका आंसर येस आएगा। येस क्यों आएगा, क्योंकि एज एन ऑडिटर प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म आपको फॉलो करना है। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म की जो मैंने डेफिनेशन दी थी 1 और 2 मार्क का आ सकता है या फिर आपके एमसीक्यू में आ सकता है, तो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म आपको फॉलो करना है हमेशा, आपका क्वेश्चनिंग माइंड होना चाहिए, तो आपका इसमें आंसर जो होगा वो येस होगा, उसके बाद डेफिनेशन होगी, और अगर आप चाहें तो इसमें एथिकल रिक्वायरमेंट में डाल सकते हैं, लाइक
इंडिपेंडेंट ऑडिटर के इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्रोफेशनल बिहेवियर. नाउ व्हाट इज द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द एस्पेक्ट एन ऑडिटर नीड्स टू बी कंसिडर व्हाइल परफॉर्मिंग एन ऑडिट. अगर आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ में नहीं आ रहा है तो आपको ये पूरा वीडियो वापस देखने की जरूरत है, बिकॉज जो हमने लास्ट पार्ट पढ़ा, 6th पॉइंट पढ़ा, वो हमने एस्पेक्ट्स भी पढ़े हैं कि अगर हम ऑडिट परफॉर्म कर रहे हैं तो क्या क्या एस्पेक्ट्स या क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हमें चेक करनी है. तो अभी अगर हमारे पास क्विक रिवीजन हम कर लेते 2 मिनट का कि क्या क्या एस्पेक्ट्स या क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हमको चेक करने ऑडिट करते टाइम. तो सबसे पहले हमारा है इसमें एथिकल रिक्वायरमेंट. उसके अलावा आपका होना चाहिए प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, प्रोफेशनल जजमेंट होना चाहिए, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस होना चाहिए, ऑडिट रिस्क होना चाहिए, एंड लास्ट वाला जो है वो हमने पढ़ ही लिया था कि कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद. ऐसे ही पूरा क्वेश्चन तो मुश्किल ही आएगा, बट ये सारे टर्म्स आपको याद करना. सी गाइस, with this I have completed essay 200, that is overall objective of an independent auditor and conduct of an audit in accordance with standards on auditing. बहुत से टीचर्स होते हैं जो इसका शॉर्ट फॉर्म बताते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसका शॉर्ट फॉर्म की जरूरत ही नहीं है. आप खाली लाइन को पढ़ो और उसका हिंदी करो. तो अगर आप लाइन को पढ़ते हो उसकी हिंदी करोगे तो आपको अपने आप याद हो जाएगा कि इंडिपेंडेंट ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है और हमको किस तरीके से ऑडिट करना है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग को याद ध्यान में रखते हुए. ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर and conduct of an audit in accordance with standards in auditing. So here we are ending of this standard. Thank you so much guys. I'm just requesting you to tell me कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, और जो भी आपको अगर दिक्कत है या जो भी इम्प्रूव. ठीक है गाइस, तो ये हमने अपना ऐसे 200 कंप्लीट कर लिया. सी ऐसे 200 स्टार्टिंग के लिए बहुत जरूरी है. एग्जाम में आए ना आए आपको पता होना चाहिए, और आता है रेफरेंस यूज करना रहता है. अभी जो नोट्स मैंने प्रिपेयर करे 3 to 4 पेजेस के लिए, वो मेरे ख्याल से मोर देन इनफ है, बिकॉज आप बड़ी बड़ी बुक्स देखेंगे या रेफरेंस बुक्स जो भी लेंगे या फिर अपना मटेरियल लेंगे, बहुत ही ज्यादा बड़ा है, बहुत ही ज्यादा लंबा है. समझने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन पास होने के लिए बहुत मुश्किल है. पास होना है तो शॉर्ट एंड क्विक रखना पड़ेगा, और जितना जरूरी है उतना ही पढ़ना पड़ेगा. जितनी नॉलेज गेन करनी है, जितनी आपको मास्टरी करनी है या इन डेप्थ पढ़ना है, किसी किसी को तो बहुत ही पसंद है, वो सब एग्जाम के बाद. अभी सिर्फ पास होना है. मेरा पर्पस यहाँ पे पढ़ाने का सिर्फ पास करने के लिए है, और उसके आगे की जो नॉलेज वगैरह वो अपना आपको टाइम टू टाइम मिल जाए. सी आप सीए बन जाएंगे, उसके बाद सब कोई ना कोई स्ट्रीम में जाने वाला है. सारा हर कोई सारी स्ट्रीम में नहीं जाने वाला. तो मास्टरी करने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है, बट स्टार्टिंग जो है वो डिग्री है, और डिग्री आप तभी ले पाएंगे जब अच्छे से एग्जाम क्लियर करेंगे, और एग्जाम तभी क्लियर कर पाएंगे जब सब कुछ पढ़ने की इच्छा नहीं रखेंगे. जितना एग्जाम में आता है, जितना एग्जाम के लिए जरूरी है, या जितना हमारा कोर्स हमें अलाउ करता है, जितने क्वेश्चन एग्जाम में जिस टाइप के पूछे जाते हैं उतने पढ़ लें, वो काफी है. पूरा आप अच्छे से स्टैंडर्ड पढ़िए, क्वेश्चन बैंक के 3 क्वेश्चन गो थ्रू कीजिए, और जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बताए वो लर्न कीजिए, एंड दैट्स इट, मूव ऑन. आप एक ही स्टैंडर्ड पे इतना ज्यादा टाइम नहीं दे सकते. बस मैं आपको ये कहूंगी कि आप इसको एक बार अच्छे से सुनिएगा, प्लस इस स्टैंडर्ड्स के जो भी नोट्स है उसके लिंक मैं आपसे शेयर कर दूंगी. आई नो राइटिंग इज नॉट गुड इन दिस स्टैंडर्ड, बट आई विल मेक श्योर कि नेक्स्ट वीडियो में राइटिंग अच्छी मिले आपको. एंड गाइस, दिस इज माय फर्स्ट वीडियो, so please do like, share and subscribe, and yeah, bye, that's it.